My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज की क्लास में हम सभी लोग यूटिलिटी ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम और एक्सेप्टेबल फीचर्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपादेयता है या आधुनिक शिक्षा के लिए वैदिक कालीन शिक्षा के ग्रहणीय तत्व कौन कौन से हैं, वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनका प्रयोग हम सभी लोग वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, यह जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक पूरे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के जितना भी हम लोगों ने अध्ययन किया है उसका एक रिवीजन मात्र होगा, लेकिन यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है हमेशा आपके परीक्षा में पूछा जाता है और यह एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न होता है। तो आज हम सभी लोग इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज यूटिलिटी ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम और एक्सेप्टेबल फीचर्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन और वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता या वैदिक कालीन शिक्षा की आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वह टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता क्या है और यूटिलिटी ऑफ वैदिक एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व या एक्सेप्टेबल फीचर्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन क्या क्या हैं। तो फिर विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यद्यपि आधुनिक शिक्षा प्रणाली वैदिक शिक्षा प्रणाली से पूर्णतया भिन्न है, फिर भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को नियोजित करने तथा इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हम वैदिक शिक्षा प्रणाली से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई और बहनों, जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, यह शिक्षा प्रणाली वैदिक कालीन या वैदिक ईरा या वैदिक पीरियड की जो एजुकेशन सिस्टम थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, उससे पूरी तरह से भिन्न है, या इसको हम कहते हैं कि टोटली डिफरेंट है, पूर्णतया भिन्न है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी, उस वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अनेक ऐसी विशेषताएं थीं, अनेक ऐसे पॉइंट्स थे प्रिय विद्यार्थियों, अनेक ऐसे ग्रहणीय तत्व थे जिसका कि हम सभी लोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उन विशेषताओं को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को नियोजित करके जो वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण या उन समस्याओं का समाधान आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा तभी संभव होगा जब कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो भी विशेषताएं थीं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन विशेषताओं को हम सभी लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में लागू करें। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से भले से ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह से भिन्न है, लेकिन भिन्नता के बावजूद भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अनेक ऐसे गुण थी, अनेक ऐसी विशेषताएं थी, अनेक ऐसे ग्रहणीय तत्व थे जिनका प्रयोग करके हम सभी लोग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम
या आधुनिक शिक्षा प्रणाली की अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग बात करें वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं की, तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अनेक ऐसे आदर्श हैं, जैसे हम सभी लोगों ने चर्चा किया था प्रमुख आदर्शों में गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलता है, अन्य कहीं नहीं देखने को मिलता है। उसी तरह से गुरु का शिष्य के प्रति श्रद्धा, गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य, शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य, शिष्यों में या गुरु में, टीचर्स में सेवा की भावना, स्टूडेंट्स में सेवा की भावना, आदर की भावना, सेल्फ डिसिप्लिन या आत्मनुशासन, सादा जीवन बिताने की भावना, उच्च विचार और ब्रह्मचर्य का पालन करना, नैतिक बल या नैतिक जो चारित्रिक गुण होते हैं उन चारित्रिक गुणों का या मोरलिटी का डेवलपमेंट करना, या फिर विद्यार्थियों जिनका अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक ऐसे गुण हैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की, जिसका हम सभी लोग यदि अनुसरण करें तो वर्तमान समाज में उन आवश्यकताओं का, जो वर्तमान समाज की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है आसानी से हो सकती है। तो विद्यार्थी इस तरह से हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो आदर्श रहे हैं, जो विशेषताएं रही हैं, उनका अनुसरण करके वर्तमान समाज की आवश्यकता के अनुसार हम सभी लोग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को या आधुनिक शिक्षा प्रणाली को वर्तमान समाज की आवश्यकता के अनुसार उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समस्या क्या आई है? जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अंग्रेजों की देन है। और अंग्रेजों की जो देन है वर्तमान शिक्षा प्रणाली, इसमें हम सभी लोगों ने जो वेस्टर्न कल्चर हैं, जो वेस्टर्न करैक्टरिस्टिक्स है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसका हम सभी लोगों ने अंधा अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया है। हमने ये नहीं सोचा कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं या कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे ऊपर लागू होते हैं और कौन कौन सी ऐसी सी बातें हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमने क्या किया कि जो पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य संस्कृति रही है, इस आधुनिकीकरण के अंधी दौड़ में हम सभी लोगों ने पूरा का पूरा पाश्चात्य संस्कृति या पूरे के पूरे पाश्चात्य सभ्यता को अपने में उसको एक्सेप्ट करने, उसको ग्रहण करने का प्रयास किया है। और उसी की वजह से वर्तमान शिक्षा प्रणाली या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनेक कमियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के अंधानुकरण तथा अपने पुरातन आदर्शों की विस्मृति के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, समस्या जो आई है वो समस्या क्यों आई है? क्योंकि हमने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अंधानुकरण किया। और उससे बड़ी बात कि जो हमारे पुरातन आदर्श रहे हैं, इन पुरातन आदर्शों को हमने भुला दिया है। तो पुरातन अपने जो हमारे पुरातन आदर्श रहे हैं, हमारा जो प्राचीन गौरवशाली परंपरा रहा है, उस प्राचीन गौरवशाली परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी आदर्शों को हम सभी लोग विस्मृत कर दिए हैं, भूलते जा रहे हैं। और पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति का हमने अंधा अनुकरण किया है। और इसी का परिणाम है कि वर्तमान में छात्रों में हम देखते हैं कि छात्र असंतोष, अर्थात छात्र असंतोष की जो समस्या है, या छात्रों में इनडिसिप्लिन या अनुशासनहीनता की जो समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो क्लास वर्ग संघर्ष की जो समस्या है, प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक बुराइयां जितनी भी उत्पन्न हो रही हैं, या राष्ट्रीय विघटन की समस्या हो, भाषाई समस्या हो, ऐसी ढेर सारी समस्याएं वर्तमान काल में हमको दिखाई देती हैं, जो कि कहीं न कहीं हमारे ये पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण तथा हमारे अपने जो आदर्श रहे हैं, उन आदर्शों को भूल जाने की वजह से, उन आदर्शों को विस्मृत कर देने की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और ये ऐसी समस्याएं हैं प्रिय विद्यार्थी जो कि क्या है, वर्तमान समय में अनुत्तरित हो गई हैं। और अनुत्तरित होने के साथ साथ ही दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन ये विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। तो कहने का प्राय बस इतना ही है कि पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण हमें नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पुरातन आदर्श हैं, जो हमारे गौरवशाली पुरातन परंपराएं हैं, पुरातन संस्कृति रही हैं, उनको हमें पूरी तरह से विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से देखा जाए तो ढेर सारी जो वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान की यदि हम लोग बात करें तो इन समस्याओं का जो समाधान है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के जो आदर्श तत्व रहे हैं, जो विशेषताएं रही हैं, उन विशेषताओं को यदि हम सभी लोग
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू कर पाए, उन विशेषताओं से कुछ ग्रहण कर सकें जो उस समय के ग्रहणी तत्व रहे हैं, जिनको हम लोग वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू करके विभिन्न प्रकार की उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो वो क्या है? प्राचीन कालीन शिक्षा की या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के आदर्श तत्व या विशेषताएं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इनका हम समावेश करके वर्तमान शिक्षा प्रणाली या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं बालकों छात्रों में या फिर अनुशासनहीनता की समस्या है, नैतिक पतन की समस्या है, या अनेक प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वर्ग संघर्ष की हो गई, भाषाई समस्या हो गई, तीन समस्याओं का समाधान हम सभी लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन के वास्तविक मूल्यों, गुणों व आदर्शों का अनुसरण करके हमारे छात्रगण भारतवर्ष की समृद्धता, वैभव का पुनरुद्धार कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो हमारी समृद्धि रही है, जो हमारी वैभवशाली परंपराएं रही हैं, उन्हीं वैभवशाली समृद्धि, वैभवशाली परंपराओं को, जो हमारी प्राचीन गौरवशाली परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को या उन मूल्यों, उन गुणों, उन आदर्शों का हम अनुसरण करके वर्तमान काल में भारतवर्ष में छात्रों के बीच में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन के जो वास्तविक मूल्य हैं, जो गुण, वास्तविक जीवन के वास्तविक मूल्यों, गुणों और आदर्शों, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जिस पर मेन फोकस था, तो इन वास्तविक मूल्यों, गुणों, आदर्शों का अनुसरण करके हमारे जो छात्रगण हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भारतवर्ष की जो समृद्धशाली, जो गौरवशाली, जो वैभवशाली परंपराएं रही हैं, उन गौरवशाली और वैभवशाली, समृद्धशाली परंपराओं का पुनरुद्धार हमारे छात्र कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये नई शिक्षा नीति 2020 की आप लोग चर्चा करेंगे, तो नई शिक्षा नीति 2020 में भी आप लोग पढ़िएगा, तो वहाँ पर भी यही बातें कही गई हैं कि जो हमारी प्राचीन कालीन गौरवशाली परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। विद्यार्थियों, वर्तमान कालीन शिक्षा प्रणाली में हम अपने प्राचीन सनातन आदर्शों को सम्मिलित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जो हमारे प्राचीन सनातन आदर्श रहे हैं, जो हमारी गौरवशाली परंपराएं रही हैं, गौरवशाली आदर्श रहे हैं, उन आदर्शों को वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया जा सकता है। तो वर्तमान कालीन शिक्षा प्रणाली में हम अपने प्राचीन सनातन आदर्शों को सम्मिलित करके प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली की भांति विदेशी छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हम सभी लोग क्या कहलाते थे? जो भारत था वो क्या कहलाता था? विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु क्यों कहलाता था? कि यहाँ पे विभिन्न देशों से विदेशी छात्र आकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे हमारे देश भारत में। परंतु वर्तमान में थोड़ी सी जो ट्रेंड्स है वो घटी है। हमारे देश के छात्र जो है विदेशों में जाकर के अध्ययन कर रहे हैं और विदेश या दूसरे देश के छात्र हमारे यहाँ कम आ रहे हैं। तो इस तरह से जो विश्व गुरु का तमगा हमको मिला था, उसको पुनः हासिल करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए जो हमारी प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रणाली रही है, प्राचीन कालीन शिक्षा की परंपराएं रही हैं, जो गौरवशाली परंपराएं रही हैं, जो सनातन आदर्श रहे हैं हमारे, उन सनातन आदर्शों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समावेश या सम्मिलित करने का प्रयास करना पड़ेगा। उनसे जो वहाँ के जो ग्रहणी तत्व हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस तरह से वर्तमान कालीन शिक्षा प्रणाली में हम अपने प्राचीन सनातन आदर्शों को सम्मिलित करके प्राचीन शिक्षा प्रणाली की भांति विदेशी छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं तथा भारतीय शिक्षा की गौरवपूर्ण इतिहास को हम पुनः महिमामंडित कर सकते हैं, अर्थात हम भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी चर्चा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य होगा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना। और जब हम अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली या प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो अनेकों ग्रहणी तत्व रहे हैं, जो अनेकों विशेषताएं रही हैं, उन विशेषताओं का समावेश आधुनिक शिक्षा प्रणाली में करने का प्रयास करना पड़ेगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को सम्मिलित करके जो हमारे जीवन की जो 3 प्रमुख ऋण रहे हैं, प्रिय विद्यार्थियों कौन कौन से ऋण है? हमारे जीवन के 3 प्रमुख ऋण होते हैं। गुरु ऋण, अर्थात जो गुरु का कर्ज होता है उसको चुकता करना, और उसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों देव ऋण, अर्थात जो ईश्वर या भगवान या देव उनका जो ऋण है उसको चुकता करना, और पितृ ऋण अर्थात पिता का जो ऋण है उसको चुकता करना। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे जीवन के जो 3 ऋण हैं,
प्रमुख जो ऋण हैं, गुरु ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन ऋणों को हम चुकता करने का प्रयास करते हैं। इन ऋणों से हम उऋण होने का प्रयास करते हैं। कैसे प्रिय विद्यार्थियों? हम जीवन के 3 ऋणों गुरु ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से क्रमशः ब्रह्मचर्य का पालन करके, यज्ञ करके और संतान उत्पत्ति करके हम इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो गुरु ऋण होता है, गुरु ऋण से हम उऋण होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके। जो देव ऋण होता है, देव ऋण से हम उऋण होते हैं यज्ञ को करके। और साथ ही साथ जो पितृ ऋण होता है, पिता का जो ऋण होता है, उस ऋण से हम लोग जब संतान उत्पत्ति करते हैं, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, तो उससे हम सभी लोग उससे उऋण होने का प्रयास करते हैं, उऋण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के संबंध में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने भी कहा है, उन्होंने ठीक ही कहा है कि हमारे युवा भारतीयों को उस विरासत को पहचानने दो जो उनकी अपनी है। ध्यान दीजिए, मुदालियर साहब ने क्या कहा कि हमारे युवा भारतीयों को उस विरासत को पहचानने दो जो किसकी है, जो उनकी अपनी है। अर्थात जो प्राचीन कालीन या गौरवशाली परंपराएं हैं वो किसकी है, वो हमारी अपनी है। और ईश्वर करे कि युवा पीढ़ी भारत की वास्तविक आत्मा को पहचाने तथा अपने सभी कार्यों में अनुसरण करे। ध्यान दीजिए कि जो हमारी गौरवशाली परंपराएं रही हैं, जो भारतीय विरासत रही है, उसको हमें पहचानने की आवश्यकता है। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी ने कहा कि ईश्वर करे कि युवा पीढ़ी जो हमारी है, जो भारतीय युवा पीढ़ी है, वो जो है हमारे देश की या भारत की वास्तविक आत्मा को पहचाने तथा अपने सभी कार्यों में उन बातों का अनुसरण करे, उसका अनुसरण करे। लेट आवर यंग इंडियंस रियलाइज द हेरिटेज दैट इज देयर्स। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि लेट आवर यंग इंडियंस रियलाइज दैट इज देयर्स, जो उनकी अपनी स्वयं की विरासत है, दैट इज देयर ओन विरासत या दैट इज देयर ओन हेरिटेज। May the younger generation imbibe the true spirit of India and follow it in all their endeavors। अर्थात जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे यंगर जनरेशन है, वो हमारे देश की या ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडिया को पहचाने, ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडिया को या भारत की वास्तविक आत्मा को पहचाने और अपने सभी कार्यों में उसको फॉलो करे। फॉलो इट इन ऑल देयर एंडीवर्स, या अपने सभी पूरी तरह से प्रयास करके उसका हम अनुसरण करने का प्रयास करें। हमारी युवा पीढ़ी इसका हमें प्रयास करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वेस्टर्न कल्चर से या पाश्चात्य सभ्यता से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। तो यद्यपि पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध में वैदिक कालीन शिक्षा के अक्षुण तत्व लगभग विलुप्त से हो चुके हैं, वर्तमान कालीन या आधुनिक कालीन शिक्षा प्रणाली में यदि हम लोग देखा जाए तो जो वैदिक कालीन शिक्षा के अक्षुण तत्व रहे हैं, जो विशेषताएं वो क्या हो गई हैं, लगभग विलुप्त हो गई हैं, लगभग खत्म हो गई हैं। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, यदि जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो अक्षुण तत्व हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यदि उसको हम सभी लोग वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करें तो हमने कहा कि हमारे विद्यालय में छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ या फिर समाज में ढेर सारी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। तो यद्यपि पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध में वैदिक कालीन शिक्षा के अक्षुण तत्व लगभग विलुप्त से हो चुके हैं, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित किया जा सकता है। और इन तत्वों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करके अनेक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए हम सभी अपने अतीत के गौरव को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अर्थात पुनः जो है हम लोग अपने भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो प्रमुख ग्रहणी तत्व हैं, जो प्रमुख तत्व हैं, उनको हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उनको समाहित करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, देखते हैं कि वे कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, वे कौन कौन से अक्षुण तत्व हैं जिसका प्रयोग जो है वर्तमान समय में प्रासंगिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से आपकी वे पॉइंट्स, वे विशेषताएं स्टार्ट होती हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अक्षुण्ण तत्व कौन कौन से हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अक्षुण्ण तत्व जिनकी वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रासंगिकता है, उसको हम सभी लोग पॉइंट वाइज स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज आदर्शवादी शिक्षा तथा संस्कृत के प्रसार व संरक्षण में पूर्णतया सक्षम। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली रही है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ये देखा जाए तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में आदर्शवादी शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता था। तो आदर्शवादी शिक्षा तथा संस्कृत के प्रसार व संरक्षण में पूर्णतया सक्षम थी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो नेशनल हेरिटेज है हमारा, जो राष्ट्रीय हमारी हेरिटेज है प्रिय विद्यार्थियों, या संस्कृत, जो राष्ट्रीय हमारा नेशनल कल्चर है, वो जो है उसका प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण, उसके प्रसार में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पूर्णतः सक्षम थी। तो आदर्शवादी शिक्षा तथा संस्कृत के प्रसार व संरक्षण में पूर्णतया सक्षम। प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। प्रिय विद्यार्थियों, इसके संबंध में एक डॉक्टर महेश चंद्र सिंगल जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि हम वैदिक कालीन शिक्षा की आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के एक मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या कहा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो आदर्शवादिता थी, जो आइडियलिज्म था, आइडियलिज्म इन एजुकेशन था, उसको हम सभी लोग आधुनिक शिक्षा के एक मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात उस समय की जो आदर्शवादिता थी, उस आदर्शवादिता को हम सभी लोग आधुनिक शिक्षा में एक सिद्धांत के रूप में हमें उसका समावेश करना चाहिए। और साथ ही साथ और जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण तथा सादा भोजन और उच्च विचार को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य में स्थान दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, महेश चंद्र सिंगल जी का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि एक तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो आइडियलिज्म इन एजुकेशन था, आदर्शवादिता था, उस आदर्शवादिता को हम सभी लोग आधुनिक शिक्षा में एक मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ छात्रों में, शिक्षकों में, समाज में जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, सादा जीवन, उच्च विचार, दैट इज सादा भोजन और उच्च विचार को की शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य को वर्तमान हम स्थान दिया जा सकता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग अवलोकन करें, यदि हम लोग देखें तो जिन बातों, जो बातें कही जा रही हैं, दैट इज आइडियलिज्म इन एजुकेशन, आदर्शवादिता, जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और सादा भोजन, उच्च विचार, वर्तमान समय में इन सभी चीज़ों की समाज में बहुत ही अधिक लैकनेस है, कमी है। इन चीज़ों को जो है इसमें हे की दृष्टि से देखा जाता है। जो व्यक्ति सादा जीवन, सादा भोजन या सादा जीवन और उच्च विचार वाला होता है, उसको समाज में आजकल सम्मान नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है कि हमारे समाज में जो लोगों का नज़रिया है, वो नज़रिया बदल गया है। जो ऐसे व्यक्ति जो कि शो ऑफ करते हैं, जो दिखावा करते हैं, उनका ज़्यादा सम्मान है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा की ही कमी मानी जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से डॉक्टर महेश चंद्र सिंगल जी की स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि जो प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली के जो अक्षुण्ण तत्व हैं, उन अक्षुण्ण तत्वों में जो आदर्शवादिता है, जो आइडियलिज्म इन एजुकेशन है, उसका जो है प्रयोग करके शिक्षा तथा संस्कृति के प्रसार व संरक्षण में पूर्णतया वो सक्षम है। प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज को जो है हम लोग, तो प्रिय विद्यार्थी, तो पहला पॉइंट जो हो गया वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आदर्शवादी शिक्षा तथा संस्कृति के प्रसार व संरक्षण में पूर्णतया सक्षम है। प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज में पूरी तरह से सक्षम है और उन सभी विशेषताओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समावेश करने की आवश्यकता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक विकास तथा व्यक्तित्व के विकास पर बल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड रिलीजियसनेस इन एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान कालीन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर
जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उन भौतिक सुख सुविधाओं पे या फिजिकल जो भौतिकवादी सुख सुविधाएं हैं या भौतिक सुख सुविधाएं या भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, मटेरियलिस्ट थिंग जो होते हैं उस पर बहुत ही अधिक बल दिया जा रहा है। और मटेरियलिस्ट थिंग पर या भौतिक सुख सुविधाओं पर बल दिए जाने के कारण अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। परंतु वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की यदि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जो शिक्षा था उस शिक्षा में शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था, व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता था और ये भौतिक उन्नत पर बहुत ही अधिक बल नहीं दिया जाता था। तो उन चीज़ों को या उस बिंदु को भी हम सभी लोग वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उस विशेषता को भी हम लोग समाहित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि भौतिक उन्नत में सहायक व उसका कार्य बनने के बजाय व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना तथा आध्यात्मिकता एवं नैतिकता के विकास पर बल दिया जाना तात्कालिक शिक्षा का उद्देश्य आज भी सराहनीय है। ध्यान दीजिए कि जो ये वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के जो प्रमुख उद्देश्य थे जिसमें जो है भौतिक उन्नति में सहायक उसका कार्य पर बल नहीं दिया जाता था बल्कि व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर बल दिया जाता था, छात्रों के आध्यात्मिकता के विकास पर, छात्रों के नैतिकता के विकास पर बल दिया जाता था। यह जो उद्देश्य रहा है वह उद्देश्य आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तात्कालीन शिक्षा का उद्देश्य जो रहा है वो आज भी सराहनीय है। तो इस विशेषता को हम सभी लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू कर सकते हैं। दैट इज क्या कि शिक्षा के द्वारा छात्रों का आध्यात्मिक विकास और व्यक्तित्व का विकास करने पर बल देने पर हमें प्रयास करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ये तो हो गया सेकंड। जो तीसरा पॉइंट वो है कि मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल देने का जो बल दिया जाता था वो भी जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उसको समाहित किया सकता है। तो इस तरह से यदि हम लोग कहें तो प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दैट इज जिसको हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसमें जो है प्राकृतिक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की तीनों पक्ष हैं उन सभी पक्षों के विकास पर बल वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में दिया जाता था। तो ये जो तत्व है, यह जो विशेषता है, इसको हम सभी लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसको लागू कर सकते हैं। तो मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल देने के लिए पाठ्यचर्या में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रम में हमें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों या दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स का समावेश करना चाहिए। यह जो पॉइंट है वह भी ग्रहणीय तत्व है। तो अगर इस बिंदु के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस बिंदु के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा के बाद वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो है भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन या स्वअनुशासन तथा गुरु से संबंधित टीचर स्टूडेंट या पीपुल रिलेशनशिप। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने जब चर्चा किया था टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप या फिर टीचर पीपुल रिलेशनशिप, गुरु शिष्य संबंध के बारे में, तो उस समय भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि गुरु शिष्य संबंध जो है, जैसा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली में दृष्टिगत होता है वैसा आज अभी तक किसी अन्य प्रकार की शिक्षा प्रणाली में ऐसा संबंध दृष्टिगत नहीं होता है। और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो छात्र हुआ करते थे वे अधिकांशतः सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में शैक्षिक वातावरण अत्यंत विषम हो चुका है और अनुशासनहीनता का तांडव नृत्य सर्वत्र हो रहा है। ध्यान दीजिए कि वर्तमान समय आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या है, अनुशासनहीनता अपने चरम पर है, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या था, डिसिप्लिन था, सेल्फ डिसिप्लिन था, छात्र जो है स्व अनुशासित रहते थे। तो यह जो बिंदु है, यह जो विशेषता है, इसको हम सभी लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यदि सम्मिलित करें सेल्फ डिसिप्लिन वाली, तो जो अनुशासनहीनता की समस्या है इसको हम सभी लोग दूर कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास और वैदिक कालीन गुरु शिष्य संबंध की पुनर्स्थापना करके ही इन दूषणों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासनहीनता का तांडव मचा हुआ है, इस अनुशासनहीनता के तांडव को दूर करने के लिए
वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? स्व अनुशासन और उसी के साथ साथ गुरु शिष्य संबंध। तो जैसा गुरु शिष्य संबंध वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में था, जैसे छात्र जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में सेल्फ डिसिप्लिन रहते थे, यदि उन विशेषताओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके, उनको समाहित किया जा सके, तो वर्तमान समय में जो अनुशासनहीनता की इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा जो दूषण है, उससे हम सभी लोग मुक्ति पा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो गुरु शिष्य संबंध रहा है प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली में, वह अपने आप में सबसे बड़ी विशेषता रही है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की। गुरु शिष्य संबंध आदर्श पिता पुत्र जैसे समर्पण भावना तथा सेवा भाव से ओतप्रोत और उत्तरदायित्व बोध का परिचायक था। ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने जब चर्चा किया था उसमें भी चर्चा किया था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध होता था वो आदर्श पिता पुत्र जैसा संबंध होता था। तो आदर्श पिता पुत्र जैसे समर्पण भावना और सेवा भाव से ओतप्रोत होता था। यहाँ पे जो शिक्षक होता था या गुरु होता था उसका शिष्य के प्रति जो समर्पण, जो सेवा भाव, जो कर्तव्य होता था, और शिष्य का गुरु के प्रति जो सेवा भाव, समर्पण और कर्तव्य होता था, ऐसी विशेषता अन्य किसी काल की शिक्षा प्रणाली में दृष्टिगत नहीं होती है, नहीं दिखाई देती है। तो इस विशेषता को अवश्य ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने का प्रयास या समाहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। छात्रों और शिक्षकों को उस दिशा में अग्रसर होना केवल वांछनीय ही नहीं वरन अत्यंत आवश्यक भी है। किस दिशा में? विद्यार्थियों, जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के बीच में संबंध हुआ करता था, वो जो है अति आवश्यक है, वांछनीय है कि वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो ढेर सारी समस्याएं हैं, जो अनुशासनहीनता कितनी बड़ी समस्याएं हैं, उसको यदि हम लोग दूर करना चाहें तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की इस विशेषता को जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करने का प्रयास करना होगा। तो छात्रों और शिक्षकों को उस दिशा में अग्रसर होना केवल वांछनीय ही नहीं वरन अत्यंत आवश्यक भी है, पर यह तभी संभव हो सकता है जब छात्र गुरु शिष्य संबंधी वैदिक आदर्श के प्रति निष्ठावान बने। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य संबंध था, उसी तरह से जो आधुनिक प्रणाली के छात्र हैं और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उन सभी लोगों को वैदिक आदर्श के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा। वैदिक आदर्श या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और छात्र के बीच में जैसा संबंध होता था, जैसा स्नेह होता था, दोनों का एक दूसरे के प्रति जैसा कर्तव्य होता था, जो निष्ठा होती थी, उस निष्ठा, उस कर्तव्य भावना, उस सेवा भावना को अपने अंदर उसको उत्पन्न करने का प्रयास करना पड़ेगा, शिक्षक को भी और छात्र को भी। तो जब छात्र गुरु से संबंधी वैदिक आदर्श के प्रति निष्ठावान बने और शिक्षक उस आदर्श के अनुसार सरस्वती साधना में लीन होकर सरल जीवन व्यतीत करे। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए बात कही जा रही है कि जो टीचर्स है उसका कार्य क्या है, वो सरस्वती साधना में लीन रहे, अर्थात उसका कार्य है विद्या अर्जन करना और विद्या को प्रदान करना, छात्रों में विद्या को प्रदान करना। तो कहने का प्राय है कि नियमित अध्ययन करते रहना। तो नियमित अध्ययन अध्यापन के कार्य में शिक्षक लगे रहें और साथ ही साथ जो शिक्षक का जीवन है, जो एक अध्यापक का जीवन है, वो कैसा होना चाहिए, वह बहुत ही सरल होना चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार वाला शिक्षक होना चाहिए। तो शिक्षक को सादा जीवन और उच्च विचार वाला होना चाहिए। उसके जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक के गुरु थे, जो शिक्षक या गुरु के गुण या विशेषताएं होती थीं, उन विशेषताओं को अपने अंदर जो है उत्पन्न करने का, इनकलकेट करने का प्रयास प्रत्येक शिक्षक को करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जो छात्र हैं, छात्रों को भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की भांति जो छात्रों के अंदर कर्तव्य होता था, जो सेवा भाव होता था, जो निष्ठा भाव होता था अपने गुरु के प्रति, टीचर के प्रति, वो उन भावनाओं को उत्पन्न करने का प्रयास हमें करना होगा आधुनिक कालीन शिक्षा प्रणाली में। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक व आत्मिक संयम से था। यदि हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उस समय प्रारंभिक वैदिक काल में शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, आत्मिक अनुशासन, दैट इज शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम से अनुशासन या डिसिप्लिन का अभिप्राय होता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया तो उत्तर वैदिक काल में गुरुओं के आदेशों और गुरुकुल के नियमों का पालन करना ही अपने आप में क्या माना जाने लगा, अनुशासन या डिसिप्लिन माना जाने लगा। और गुरुओं के आदेशों या टीचर्स के जो भी ऑर्डर होते थे, आदेश होते थे, उनका अनुपालन करना और गुरुकुल के जो नियम हैं, जो नियम कानून थे, जो उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट थे,
उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जो है अपने आप में ही अनुशासन माना जाने लगा, और छात्र जो है अपने आप से अनुशासित रहते थे, सेल्फ डिसिप्लिन रहते थे। तो यह जो विशेषता है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की, इस विशेषता को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू करने का प्रयास या उसको समाहित करने का प्रयास करना होगा। बाह्य अनुशासन नैतिक नियमानुसार आचरण और आंतरिक अनुशासन नैतिक नियमों के लिए स्वीकृत उसके अनुसार आचरण या आंतरिक प्रेरणा, यह जो है हमारी आधुनिक शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा की ही देन है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग बाह्य अनुशासन की बात करते हैं, जहां बाह्य अनुशासन में मोरल डेवलपमेंट या कैरेक्टर डेवलपमेंट या नैतिक नियमानुसार आचरण की बात करते हैं, और साथ ही साथ जब इंटरनल डिसिप्लिन या आंतरिक अनुशासन की बात करते हैं तो नैतिक नियमों के लिए स्वीकृत और उसके अनुसार आचरण करने की आंतरिक प्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन की बात करते हैं। ये सभी जो विशेषताएं हैं, ये सभी विशेषताएं कब की हैं? वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की हैं, और इन विशेषताओं को, ये विशेषताएं जो है हमारे आधुनिक कालीन शिक्षा प्रणाली या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इनको समाहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, अगला जो है द नेक्स्ट वन इज पीसफुल एटमॉस्फेयर फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए शांत वातावरण और माहौल। विद्यार्थियों, आधुनिक समय की बात किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि आधुनिक समय में ये एक दौड़ सी मची हुई है कि जो मेन सिटी है या जो हार्ट ऑफ द सिटी है, या अर्थात शहर के एकदम बीचों बीच में लोग शिक्षण संस्थानों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जो शिक्षण संस्थान सिटी के एकदम बीच में है, वहाँ पे छात्र अधिक से अधिक आएंगे, लेकिन इसकी अपनी आप में बहुत बड़ी डिमेरिट भी है। वो डिमेरिट क्या है कि यहाँ पे छात्रों को बहुत अधिक डिस्टरबेंस होता है, और छात्र जो है जो समाज की या उस शहर की जो बुराइयां होती हैं उन बुराइयों से दूर नहीं रह पाते, उन बुराइयों में भी वे कहीं न कहीं संलिप्त हो जाते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में यदि हम लोग देखें तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल हुआ करता था वो कहाँ होता था? वो जंगल में होता था, रमणीय स्थान होता था, लेकिन जंगल में होता था, शांत होता था, शांतिप्रिय स्थान में एकांतवास में होता था। तो पीसफुल एटमॉस्फेयर वहाँ पे होता था। तो पीसफुल एटमॉस्फेयर फॉर एजुकेशन या शिक्षा के लिए शांत वातावरण या माहौल हुआ करता था। तो यह जो विशेषता है, इस विशेषता को भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करने की आवश्यकता है कि जो शिक्षण संस्थानों का कहाँ हो, शहर के कोलाहल से दूर, नगर के कोलाहल से दूर, जो मेन सिटी उससे दूर होना चाहिए, जिससे कि हमारे छात्र जो हैं इन सिटी या इन नगरों की जो बुराइयां हैं उससे बचे रहें, और उनका किसी प्रकार का कोई भी उनके अध्ययन अध्यापन के कार्य में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु तथा उनको नगरों के दिन प्रतिदिन के झगड़ों, राजनीतिक कुचक्रों और अवांछनीय प्रवृत्तियों से बचाने हेतु शिक्षण संस्थाओं का निर्माण नगरों के कोलाहल से दूर किया जाना चाहिए। तो शिक्षण संस्थाओं का निर्माण नगरों के कोलाहल और गंदगी से दूर किसी शांत, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक वातावरण में किया जा सकता है। फिर विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता रही है कि जो गुरुकुल हुआ करते थे शांत, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक वातावरण में हुआ करते थे। तो उसकी आवश्यकता आज भी है। जब हम अपने शैक्षिक संस्थानों को, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको शांत, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करेंगे तो हम अपने छात्रों के, अपने विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होने देंगे। उनको नगरों की जो दिन प्रतिदिन की झगड़े हैं, जो बुराइयां हैं, जो राजनीतिक कुचक्र हैं, जो अवांछनीय प्रवृत्तियां हैं, इनसे हम उनको बचा लेंगे। तो इस तरह से शिक्षा के लिए शांत वातावरण या शांत माहौल छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए। पीसफुल एटमॉस्फेयर फॉर एजुकेशन होना चाहिए। तो कहने का प्राय है कि जो शैक्षणिक संस्थान हो वो मेन सिटी या मेन शहर से थोड़ा सा हट के होना चाहिए। ऐसी जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां पर छात्रों को जो नगर के कोलाहल हैं, जो नगर की बुराइयां हैं, उनसे बच सकें, और साथ ही साथ उनको अध्ययन के लिए शांत वातावरण भी मिल सके। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट फॉर स्टडी, अध्ययन के विषय। जो अध्ययन के विषय रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, वह भी हमारे लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करने योग्य है। उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में चर्चा कर लें जल्दी से। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनेक विषयों को स्थान दिया गया था, परंतु संस्कृत विषय की प्रायः पूर्ण उपेक्षा की गई थी। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों,
आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो हमारा चल रहा है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अनेक विषयों को स्थान दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारा प्राचीन गौरवशाली सब्जेक्ट है, जो विषय है प्रिय विद्यार्थियों, जो लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत है। यदि इस संस्कृत विषय या संस्कृत भाषा की हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से उपेक्षित है। संस्कृत का जो अध्ययन अध्यापन है हो रहा है, वो भी उसका स्तर बहुत अच्छा नहीं है, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो कहने का प्राय है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृत विषय की प्रायः पूर्ण रूप से उपेक्षा की जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, वस्तुतः संस्कृत भाषा और साहित्य में शांति, मानवता और विश्व भ्रातृत्व के ऐसे अमूल्य निधियां हैं जिनको न केवल भारत के पाठ्यक्रम में वरन विश्व के सभी देशों के पाठ्यक्रमों में अभिन्न अंग होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि जो संस्कृत भाषा है वह अपने आप में बहुत ही रिच लैंग्वेज है। जो संस्कृत का जो लिटरेचर है, जो संस्कृत का साहित्य है, वह अपने आप में बहुत रिच है और संस्कृत भाषा, संस्कृत के साहित्य के द्वारा लोगों को शांति का, लोगों को मानवता का, लोगों को विश्व भ्रातृत्व की जो अमूल्य जो विशेषताएं हैं, जो अमूल्य गुण हैं, इसका जो इनकलकेशन या इसका विकास, इसका डेवलपमेंट जो है संस्कृत भाषा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो संस्कृत भाषा और साहित्य में जो शांति, मानवता और विश्व भ्रातृत्व का जो अमूल्य निधियां हैं, इसको जो है हम सभी लोग संस्कृत की शिक्षा है संस्कृत भाषा के द्वारा ही प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो संस्कृत भाषा है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जो करिकुलम है, छात्रों का जो छात्रों के पाठ्यक्रम हैं, उन्हीं में ही नहीं समाहित करने की आवश्यकता है, बल्कि समस्त विश्व या पूरे विश्व के सभी देशों के पाठ्यक्रमों में इसको अभिन्न अंग होना चाहिए। जो सब्जेक्ट फॉर स्टडी है उसके अंतर्गत संस्कृत विषय का अध्ययन और अध्यापन जो है सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त देशों में किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ वैदिक पाठ्यक्रम से अनेक तत्व ग्रहण किए जा सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों जो कि आधुनिक भारत के लिए नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्कर्ष में अद्वितीय योगदान दे सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जो वैदिक पाठ्यक्रम था उस वैदिक पाठ्यक्रम में अनेक ऐसी विशेषताएं थी जिससे परा और अपरा दोनों पर बल दिया जाता था। वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर बल दिया जाता, राष्ट्रीयता पे बल दिया जाता था। तो इस तरह से आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्कर्ष में अद्वितीय योगदान होगा जब हम वैदिक पाठ्यक्रम में जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू करें या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित कर सकें। फिर विद्यार्थी इसके संबंध में डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल जी का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि यदि इन बातों की उपेक्षा की जाती है तो भारतीय शिक्षा पश्चिम का थोथा अनुकरण मात्र रह जाएगी। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, महेश चंद्र सिंघल जी ने कहा कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं, यदि उन विशेषताओं की उपेक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली में की प्रणाली के जो ग्रहणीय तत्व हैं उनको जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू नहीं किया जाता है, उन बातों की उपेक्षा की जाती है, तो जो हमारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली होगा, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली होगी, वो भारतीय शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से क्या होगा, पश्चिम का थोथा अनुकरण मात्र ही रह जाएगा। अर्थात हम लोग पश्चिम की जो सभ्यता है, पश्चिम का जो शिक्षा की व्यवस्था है, पश्चिम का जो कल्चर है, उसका हम लोग क्या कर रहे होंगे, अंधा अनुकरण कर रहे होंगे, थोथा अनुकरण कर रहे होंगे। और उसका अनुकरण जब हम करेंगे तो हमारी जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था होगी उस शिक्षा व्यवस्था में हमारी मौलिकता नहीं होगी। क्या होगा, पूरी का पूरी हम लोग क्या करेंगे, वेस्टर्न का या पश्चिम का नकल किए हुए होंगे। इस चीज़ को प्रिय विद्यार्थी हम लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम सभी लोग महसूस भी करते हैं, देखते भी हैं कि हम सभी लोग पश्चिम के अंधानुकरण में वेस्टर्न जो कल्चर है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसका अंधानुकरण करने में, इस अंधी दौड़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें जो हमारी गौरवशाली परंपराएं रही हैं, जो गौरवशाली संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पश्चिम का थोथा अनुकरण हम लोग करते जा रहे हैं। और इस पश्चिम का थोथा अनुकरण या अंधानुकरण करने के फलस्वरूप जो हमारे देश की जो प्राचीन गौरवशाली परंपराएं रही हैं वो जो है शिक्षा व्यवस्था से लैग करती जा रही है, मौलिकता की झलक जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं
कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, ग्रहणीय तत्व हैं, उनका जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू करना, उसको समाहित करना बहुत ही जरूरी है। और जब समाहित कर लेंगे तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, तभी हम अपने गौरवशाली परंपरा को, गौरवशाली संस्कृति को बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अगला जो विशेषता है वो है टीचिंग मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण विधि और शिक्षा का सिद्धांत। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में यदि हम लोग बात करते हैं तो वहां पे जो शिक्षण विधि थी वह शिक्षण विधि आज भी लागू है। ध्यान दीजिए, उसमें क्या शिक्षण विधि थी? जो टीचिंग मेथड हुआ करता था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, क्या था? श्रवण, मनन, चिंतन, अर्थात मौखिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वहाँ पे श्रवण, मनन, चिंतन, निध्यासन, स्मरण, इन सब चीज़ों पर अधिक बल दिया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रवण, मनन, चिंतन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद आदि शिक्षण विधियां, ध्यान दीजिए कि जो प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षण विधियां थी, टीचिंग मेथड्स थे, श्रवण, मनन, चिंतन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद, ऐसी ढेर सारी विधियां हैं जैसे व्याख्यान, वाद विवाद, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, इनका हम सभी लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी प्रयोग करते हैं। ये ऐसी विधियां हैं जो आज भी विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में उपयोगी हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो टीचिंग मेथड्स थे, जो शिक्षा के सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन थे, वे आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं। प्राचीन काल के अनेक सिद्धांत, जैसे विद्यार्थी छोटी कथाएं, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज, हम लोग बच्चों को जो है अभी भी आधुनिक काल में जो है शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ जो छात्रों का डेली रूटीन होता है, वो व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तिगत ध्यान और अच्छी आदतों का निर्माण आज भी उतने ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है जितने प्राचीन काल में थे। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो शिक्षा के सिद्धांत थे, जिसके अंतर्गत व्यस्त दिनचर्या, छोटी कथाएं, व्यक्तिगत ध्यान, अच्छी आदतों का निर्माण, ये सभी वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी उपयोगी हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी वे उतने ही उपयोगी हैं जितने कि वैदिक काल में थे। तो विद्यार्थियों, इस तरह से एक जो प्रमुख विशेषताएं हैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की, वे उसमें से जो ग्रहणीय तत्व हैं, उन ग्रहणीय तत्व में प्राचीन काल के जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, वे भी आज भी उपयोगी हैं और उनका उपयोग हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में करते हैं और करना भी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अगला ग्रहणीय तत्व, जो अगली विशेषता है जिसका प्रयोग या जो हमारे लिए उपयोगी है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, वह है छात्रों का सरल जीवन, सिंपल लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, इसकी भी अत्यंत आवश्यकता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। आजकल जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वे जो है थोड़ा सा सिंपल लाइफ से दूर भागते जा रहे हैं। वे भी जो जो वेस्टर्न कल्चर है, उस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। पश्चिम जो सभ्यता है, पश्चिम की जो संस्कृति, उसको फॉलो कर रहे हैं और हमारी अपनी जो मूल संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। जिसका परिणाम क्या है कि छात्रों में भी वे सिंपल लाइफ या सरल जीवन से दूर हो रहे हैं और वे जो है क्या कर रहे हैं, वे दिखावा का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक कालीन प्रणाली में जो हमारे देश के छात्र हुआ करते थे, जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के छात्र हुआ करते थे, उनका जो जीवन होता था बहुत ही सादा होता था, बहुत ही सरल होता था, बहुत ही संयमित जीवन होता था। ध्यान दीजिए, वैदिक कालीन भारत के छात्र सदा कैसे रहते थे? सरल रहते थे, सदा सरल और संयमित जीवन व्यतीत करते थे। तो वैदिक काल में भारत के छात्र सदा सरल और संयमित जीवन व्यतीत करते थे और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जो छात्र हैं, इनको भी हमेशा सरल और संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आधुनिक भारत में उनके जीवन भले ही अक्षरश अनुकरणीय न हो, परंतु ग्रहणीय अवश्य है, क्योंकि यदि बच्चे जो है सादा जीवन और संयमित जीवन नहीं व्यतीत करेंगे तो उनका ध्यान भटकेगा और वे जो है अपने अध्ययन के कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि छात्रों का जो जीवन होता है वो जीवन कैसा होना चाहिए? सादा होना चाहिए। छात्रों को सादा जीवन, उनका जीवन जो हो सादा जीवन हो, सरल जीवन और संयमित जीवन हो। तो आधुनिक भारत में उनका जीवन भले ही अक्षरशः अनुकरणीय न, अक्षरशः अनुकरणीय का मतलब
यह है कि जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में छात्रों का जीवन या कोड ऑफ कंडक्ट होता था, वो पूरी तरह से उसका अनुपालन तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें से ढेर सारे ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी ग्रहणीय अवश्य हैं। उनका प्रयोग हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी करना चाहिए। इससे संबंधित एक स्टेटमेंट है डॉक्टर महेशचंद्र सिंघल जी का। उन्होंने कहा कि सिद्धांत रूप में हमें इतना तो मानना ही चाहिए कि आज भले ही सिर मुड़ाने, लंगोटी बांधने तथा स्त्री जात के सदस्यों के दर्शन से मात्र बचकर रहने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, महेशचंद्र सिंघल जी ने क्या कहा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं थी, जिसके अंतर्गत जो है बालक सिर मुड़ाते थे, लंगोटी बांधते थे, स्त्री जात के सदस्यों से उनका दर्शन मास से बचकर रहते थे तथा उनसे बहुत दूरी बना के रहते थे। तो ये ऐसी विशेषताएं हैं जिनका जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पालन नहीं किया जा सकता, परंतु ढेर सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आज भी अनुकरणीय है, आज भी वांछनीय है, आज भी उपयोगी है, आज भी ग्रहणीय है। कौन सी है? लेकिन सादा और संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या तथा दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता थी, जिसके अंतर्गत छात्र जो होते थे सादा जीवन व्यतीत करते थे, एक संयमित जीवन व्यतीत करते थे, जो उनका डेली रूटीन हुआ करता था, जो नियमित दिनचर्या होती थी, फिक्स होती थी। छात्र जो है किसी भी प्रकार की बुराइयों से, किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों से बचकर रहते थे। तो ये विशेषताएं जो है छात्रों का सादा और संयमित जीवन, नियमित दिनचर्या और दुर्व्यसनों से बचना, ये विशेषताएं आधुनिक शिक्षा प्रणाली या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आज भी अनुकरणीय है, आज भी ग्रहणीय है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन जो अगली विशेषता है वह है कर्म प्रधान शिक्षा। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कर्म प्रधान शिक्षा पर बल दिया जाता था। कर्म प्रधान शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उन कार्यों को करने में सक्षम बनाया जाता था जिन्हें करने की उनसे समाज अपेक्षा रखता था। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि व्यक्ति को या बालक से जो अपेक्षा समाज करता था, अर्थात समाज को जो बालक से अपेक्षा हुआ करती थी, अर्थात बालक या व्यक्ति के जो कर्म हुआ करते थे, उस कर्म प्रधान शिक्षा, उस कर्म से रिलेटेड एजुकेशन जो है छात्रों को वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में दिया जाता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यवहारिक शिक्षा थी, जो बिहेवियरल एजुकेशन था, उस बिहेवियरल एजुकेशन या व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में नहीं की जाती थी। तो यह हमारे लिए ग्रहणीय तत्व है कि छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा या कर्म प्रधान की शिक्षा जो है छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दी जानी चाहिए। अर्थात जो छात्रों से समाज को जो अपेक्षा है या जो व्यवहारिक जीवन में जिन कौशलों की आवश्यकता है, उन कौशलों की शिक्षा भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा छात्रों को दिया जाना चाहिए। तो यह बिंदु भी क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली या वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए ग्रहणीय तत्व है, ये उपयोगी है, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता रही है। अगली विशेषता है विद्यार्थियों कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी वह क्या थी? राजनैतिक दखल अंदाजी से पूरी तरह से मुक्त एवं स्वतंत्र थी। ध्यान दीजिए, राजनैतिक दखल अंदाजी से मुक्त व स्वतंत्र शिक्षण संस्थाएं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में थी। इसकी आवश्यकता वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बहुत ही अधिक है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या शिक्षा है, उस शिक्षा पे राजनैतिक पार्टियां जो होती हैं या जो भी जिस पार्टी की सरकार होती है, उस या गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट्स में जो अधिकारी होते हैं, उनका बहुत ही अधिक इंटरफियर होता है शिक्षा प्रणाली में। उसका परिणाम क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो करिकुलम बनाया जाता है या करिकुलम ट्रांजैक्शंस के लिए जो टीचिंग मेथड्स बताए जाते हैं गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसका जो है अनुपालन करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो वहाँ पे देखने में आया है कि जब राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या शिक्षा में छात्रों और शिक्षकों का जो योगदान है, जो उनमें आत्मीयता बनती है, जो उनका डिवोशन होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, उनका कंसंट्रेशन प्रभावित होता है और परिणाम ये होता है कि जो आउटपुट होता है वो आउटपुट प्रभावित हो जाता है। जबकि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में यदि हम लोग देखा जाए तो वहाँ पे गुरु जो होता था, गुरु ही डिसाइड करता
करता था कि उसे क्या पढ़ाना है, कब क्या पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव राजा का या फिर जनता का अन्य किसी व्यक्ति का नहीं होता था। तो यह भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम लोगों के लिए ग्रहणीय तत्व है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से किसी प्रकार के राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त व स्वतंत्र होनी चाहिए। तो शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक और राजनीतिक दखलंदाजी से पूरी तरह से मुक्त व स्वतंत्र किया जाना चाहिए। यह जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की ग्रहणीय तत्व हैं। द नेक्स्ट वन इज कक्षा नायकी प्रणाली। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा नायकी प्रणाली जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की बहुत बड़ी विशेषता हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो कक्षा नायक हुआ करता था, शिक्षक की अनुपस्थिति में वह टीचिंग का कार्य करता था, शिक्षण देने का कार्य करता था। और जब शिक्षण देने का कार्य करता था तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किया करते हैं, जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो प्रशिक्षण देते हैं, वह प्रशिक्षण कहीं ना कहीं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कक्षा में ही हो जाता था, कक्षा नायकी प्रणाली के द्वारा। और दूसरी यह है कि जब शिक्षक अब्सेंट होते थे, अनुपस्थित होते थे, तब पर भी छात्रों का अध्ययन अध्यापन जारी रहता था, छात्रों का जो है शिक्षण कार्य जारी रहता था। और जो कक्षा नायक हुआ करते थे, कक्षा नायक का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता था। तो कक्षा नायक की प्रणाली एक ऐसी विशेषता है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की, जिसको जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू किया जा सकता है, यह हमारे लिए ग्रहणीय है। द नेक्स्ट वन इज, अगला जो है वो शिक्षा सत्र के प्रारंभ व अंत होने का समय सुनिश्चित होना। तो कहने का प्राय है कि जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो सेशन होता था, जो शिक्षा का सत्र होता था, वह जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म या श्रावणी समारोह से प्रारंभ होता था, और साथ ही साथ पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। ध्यान दीजिए, वैदिक काल में शिक्षा का सत्र जो होता था उस श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म या श्रावणी समारोह से प्रारंभ होता था, तथा पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। तो कहने का प्राय है कि शिक्षा के सत्र का प्रारंभ होने व अंत होने का समय सुनिश्चित था। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी यह हमारे लिए ग्रहणीय है कि जो एजुकेशनल सेशन है या शिक्षा का जो सत्र है वह क्या होना चाहिए, उसके स्टार्ट होने का और उसके एंड होने का, उसके प्रारंभ व अंत होने का समय सुनिश्चित होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, जो अगली विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों, वह है कि शिक्षकों का अत्यंत उच्च स्तर का चारित्रिक, मानसिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक गुण, जो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो पिलर है, जो स्तंभ है, वो कौन क्या है, वो होते हैं हमारे शिक्षक, हमारे टीचर। तो यदि हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक हुआ करता था, जो टीचर हुआ करता था, उसके जो है वो उच्च स्तरीय, उसका जो नैतिकता होता था या उसका चारित्रिक जो चरित्र होता था वो बहुत ही उच्च स्तर का होता था। और साथ साथ चरित्र के साथ साथ ही उसका मानसिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक गुण भी उसके अंदर बहुत ही उच्च स्तर या अत्यंत उच्च स्तर के हुआ करते थे। तो उसी की तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जो हमारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का अत्यंत उच्च स्तर का चारित्रिक, मानसिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक गुण होना चाहिए। यह भी हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का जो विशेषता है, ग्रहणीय तत्व माना जा सकता है। द नेक्स्ट वन, जो अगली विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, दैट इज छात्रों में विनयशीलता, शुद्ध आचरण तथा उच्च नैतिक चरित्र जैसे अमूल्य गुणों का विकास। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की हम लोग बात करें तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है वह है कि छात्रों का जो नैतिक या चारित्रिक जो पतन होता जा रहा है, जो छात्रों का या हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर चरित्र का विकास, नैतिकता का विकास नहीं है, उनका चारित्रिक या नैतिकता का पतन होता जा रहा है। और उसका कहीं ना कहीं कारण जो है हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वह रही है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो पश्चिम का अंधानुकरण हमने किया है, पश्चिम का अंधानुकरण करने का रिजल्ट है कि हमारे छात्रों में नैतिकता का, चारित्रिक गुणों का, उनके अंदर विनयशीलता का अभाव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता रही है कि छात्रों में विनयशीलता का समावेश होता था, छात्र विनय होता था, उनके अंदर विनय का गुण होता था, उनका जो आचरण होता था बड़ा शुद्ध होता था, और उनका जो नैतिकता होती थी या नैतिक मोरल करेक्टर डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट की हम लोग बात करें या नैतिक गुणों की बात करें, चारित्रिक गुणों की बात करें, तो जो नैतिक
जो नैतिक गुण या चारित्रिक गुण होते थे वे क्या होते थे, बहुत ही हाई होते थे, उच्च होते थे। तो उच्च नैतिक चरित्र, विनयशीलता, शुद्ध आचरण या ऐसे अनेक गुण हैं जो कि हम छात्रों में होने ही चाहिए। और यदि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था छात्रों के अंदर इस विनयशीलता का, शुद्ध आचरण का, उच्च नैतिक चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता है, उच्च नैतिक चरित्र का विकास नहीं कर सकता है, तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को हम कह सकते हैं कि यह एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल है। और इसी का परिणाम है कि हम देखते हैं कि समाज में ढेर सारी बुराइयां आए दिन दिखाई पड़ती हैं। इसी वर्तमान शिक्षा प्रणाली या आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी वह है कि छात्रों का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर वर्तमान शिक्षा प्रणाली उसमें फेल हो रही है। और उसका रिजल्ट है कि हमारे समाज में ढेर सारी बुराइयां दिख रही हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका जो चारित्रिक गुण है वो उच्च लेवल का नहीं है, जो उसका नैतिक गुण है उच्च लेवल का नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता रही है कि छात्रों में विनयशीलता, शुद्ध आचरण तथा उच्च नैतिक चरित्र जैसे अमूल्य गुणों का विकास, ये बहुत ही जरूरी है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। कि हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो हमारे छात्र हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो हमारे छात्र हैं, उनके अंदर हम विनयशीलता का गुण विकसित कर सकें, उनके अंदर हम शुद्ध आचरण का गुण विकसित कर सकें, उनका जो नैतिक विकास है या मोरल डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो हाई लेवल का कर सकें। तो यह भी एक ग्रहणीय तत्व है हमारे लिए वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता का, जो कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अति अनिवार्य है, बहुत ही अधिक इसकी आवश्यकता है। द नेक्स्ट वन इज उपनयन संस्कार की अनिवार्यता। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो हम लोगों ने चर्चा किया था तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो उपनयन संस्कार होता था वह जो है 3 वर्ण के लिए होता था, ब्राह्मण के लिए होता था, क्षत्रिय के लिए होता था और वैश्य के लिए होता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिनका उपनयन होता था उन्हें हम लोग क्या कहते थे, उन्हें हम द्विज कहते थे। और उपनयन संस्कार सभी के लिए अनिवार्य होता था जिनके लिए लागू था, जिन 3 वर्णों के लिए लागू था उन 3 वर्णों के सभी व्यक्तियों या बालकों के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य होता था। और जो उपनयन संस्कार नहीं कराते थे उनको जो है की दृष्टि से देखा जाता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जिन 3 वर्णों के लिए शिक्षा का प्रावधान था उन वर्णों के सभी बालकों के लिए शिक्षा या एजुकेशन अनिवार्य था। तो यह भी हमारे लिए ग्रहणीय तत्व है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कि हमारे देश के समस्त नागरिकों को शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं सिर्फ बल्कि क्वालिटी एजुकेशन या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेना अनिवार्य होना चाहिए। तो नेक्स्ट वन है प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो है वो है समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश, या जिसको हम लोग स्नातकोपदेश के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश के बारे में चर्चा किया था तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो स्नातकोपदेश है वो वैदिक कालीन का जो समापवर्तन संस्कार है, जो आधुनिक काल का या वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों में जो दीक्षांत समारोह होते हैं इनमें थोड़ा अंतर है। समापवर्तन संस्कार जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में होता था वहां पर जो गुरु समापवर्तन उपदेश देता था, गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध रहता था, जो उसके 10 साल 12 साल जो छात्र जो गुरु के साथ बिताया रहता था, वो जो प्रेम संबंध होता था उस प्रेम संबंध से ओतप्रोत वह भाषण हुआ करता था, वह समापवर्तन उपदेश हुआ करता था। जबकि जो दीक्षांत समारोह आधुनिक समय में मनाया जा रहा है क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा अधिक है। यहाँ पर जो शो ऑफ अधिक होता है आधुनिक प्रणाली की दीक्षांत समारोह में, आधुनिक प्रणाली के दीक्षांत समारोह में शिक्षक और छात्र के बीच वह लगाव, वह प्रेम संबंध, वह स्नेह संबंध नहीं है जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में होता था। और इसीलिए जो समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश होता था उसमें जो शिक्षक या गुरु होता था वो अपनी हृदय की गहराइयों से जो छात्र के प्रति उसकी फीलिंग होती थी उस फीलिंग को वह बयां करता था और छात्र को उपदेश देता था कि हमने जो कुछ भी आपको सिखाया है गुरुकुल में, जो कुछ भी हमारे अच्छे कर्म रहे हैं, जो हमारी अच्छी विशेषताएं हैं उनको आप ग्रहण करिए और आने वाले समय में जब आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं या असली जीवन में जा रहे हैं, सामाजिक जीवन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन गुणों को
अपने जीवन में लागू करिए और उनका प्रचार प्रसार भी करिए, लोगों को शिक्षा देने का भी कार्य करिए और अपने जो भी आपने शिक्षा ग्रहण किया उस पर कभी भी दंभ नहीं करना है, बल्कि उसको लोगों को देना है। जबकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की दीक्षांत समारोह होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ अधिक होता है। यहाँ पे वो स्नेह, वो लगाव शिक्षक और छात्र के बीच में नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक ऐसे गुण हैं जिनका कि हम सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए वांछनीय है, ग्रहणीय तत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या क्या उपादेयता हो सकती है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए ग्रहणीय तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें हम सभी लोगों ने सबसे पहले जो देखा प्रिय विद्यार्थियों, वो देखा था कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम सभी लोग जो है, जो हमारे जीवन के 3 ऋण होते हैं, गुरु ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, उनसे जो है हम सभी लोग ब्रह्मचर्य, यज्ञ और संतानोत्पत्ति के द्वारा ऋण होने का प्रयास कर सकते हैं। और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो कमियां हैं, वो कमियां क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध का अंधानुकरण किया है। जो प्रमुख अक्षुण तत्व है जिसका प्रयोग है, जो कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिक है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की, वह पहला था कि आदर्शवादी शिक्षा तथा संस्कृत के प्रसार व संरक्षण में पूर्णतया सक्षम, प्रिजर्वेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। इसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक विकास तथा व्यक्तित्व का विकास, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड रिलीजियसनेस इन एजुकेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर वैदिक कालीन शिक्षा में बल दिया जाता, तो वह भी हमारे लिए ग्रहणीय है। फिर हम लोगों ने डिसिप्लिन और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की और वो भी हमारे लिए उपयोगी है, ग्रहणीय है। और इसके उपरांत हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों देखा कि डिसिप्लिन जो होता है वो आंतरिक अनुशासन और बाह्य अनुशासन, वो भी हमारे लिए ग्रहणीय है। फिर हम लोगों ने देखा पीसफुल एटमॉस्फेयर फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए शांत वातावरण, शांत माहौल जो है, जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में था, वैसा ही वर्तमान शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में होना चाहिए। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट में देखा कि सब्जेक्ट फॉर स्टडी या अध्ययन के विषय, उसमें हम लोगों ने संस्कृत विषय के बारे में चर्चा किया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो संस्कृत विषय की शिक्षा है वो पूरी तरह से लुप्त होती जा रही है, जबकि वो जो है हमारे लिए उसकी उपेक्षा नहीं करना है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है या संस्कृत साहित्य है उसके अंदर ढेर सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं, हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो ढेर सारी बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते हैं और शांति, मानवता और विश्व भ्रातृत्व के जो मूल्य हैं उन मूल्यों का विकास हम सभी लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने शिक्षण विधि और शिक्षा के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने श्रवण, मनन, चिंतन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद, शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा किया। और उसके उपरांत हम लोगों ने जो टीचिंग मेथड्स या टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेशन के जो प्रिंसिपल रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की, छोटी कथाएं, व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तिगत ध्यान और अच्छी आदतों का निर्माण, इसके बारे में चर्चा किया। फिर हम लोगों ने चर्चा किया छात्रों की सरल जीवन, सिंपल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। फिर हम लोगों ने कर्म प्रधान शिक्षा के बारे में चर्चा किया। फिर हम लोगों ने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो एजुकेशन होता था, शिक्षा व्यवस्था होती थी, वो राजनीतिक दखलंदाजी से पूरी तरह से मुक्त हुआ करती थी। फिर कक्षा नायकी प्रणाली, शिक्षा सत्र के प्रारंभ में अंत होने का समय सुनिश्चित होना, शिक्षकों का अत्यंत उच्च स्तर का चारित्रिक, मानसिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक गुण होना, छात्रों में विनयशीलता, शुद्ध आचरण तथा उच्च नैतिक चरित्र जैसे अमूल्य गुणों का विकास किया जाना, उपनयन संस्कार की अनिवार्यता और समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश के बारे में हम लोगों ने अंत में चर्चा किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो 16 पॉइंट्स हैं जो कि मुख्य पॉइंट्स हैं जो कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ग्रहणीय हैं, जो कि उपयोगी हैं। इनके अलावा भी आप लोग कुछ और पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ यदि आपका कोई
महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ सकें, आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, तो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।